कराची से ढाका तक 2.5 घंटे का सफर जैसे चंद लम्हों में कट गया। मैं चौंका इस वक्त जब एयर होस्टेस ने मुसाफिरों को अपनी जानिब मुतवज्जा होने की दरख्वास्त करते हुए कहा, सेफ्टी बेल्ट बांध लें, क्योंकि जहाज़ ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। सारे रास्ते में अपने जहन में मशरिक़ी पाकिस्तान की मुख्तलिफ तस्वीरें तरतीब देता आया था। सुनहरे रेशे वाले सजीले मांझियों की यह धरती पिछले 3 माह से मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। अलहदगी पसंद अनासर के जहनों में जो लावा अंदर ही अंदर न जाने कब से पक रहा था, वो अब फटने को तैयार था और हमें फौजी तरबियत देकर वहाँ भेजा जा रहा था कि हम इसकी मुमकिन तबाहकारियों से इसे बचाए रखें या किसी हद तक इसका सद्दबाव कर सकें। मेरे स्पेशल कोर्स के इंस्ट्रक्टर ने मुझे आखिरी मरतबा कहा था, बॉय, मैं तुम्हें किसी खुशफहमी में मुब्तला करना नहीं चाहता। बदकिस्मती से हालात हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा संगीन नौइयत इख्तियार कर चुके हैं। तुम्हें दुश्मन ही नहीं, आस्तीन के सांपों से भी निपटना है। अमली मैदान में हालात यूँ भी तरबियत के मुताबिक पेश नहीं आते। किसी भी लम्हे किसी भी सूरत हाल का सामना मुमकिन है। अपने साये से भी होशियार रहना। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वहाँ हर झाड़ी के पीछे एक सांप फन उठाए तुम्हारा मुंतज़िर है। मेरे वालिद फ़ौज के रिटायर्ड सूबेदार थे। 65 की जंग ने उनका एक बाजू छीन लिया था, लेकिन बहादुर फौजियों की तरह उन्होंने कभी हमें अपनी माजूरी का एहसास न होने दिया था। वो अपनी आंखों में कभी न मिटने वाली चमक लिए सुबह से शाम तक खेती बाड़ी में जुटे रहते। उन्होंने हमसे कुछ न मांगा, सिर्फ एक ख्वाहिश कि इनका बेटा इनकी जगह संभाल ले। जिस रोज़ ISSB से मेरी कामयाबी का परवाना आया तो इनकी हालत दीदनी थी। सारा गाँव मेरे वालिद को मुबारकबाद देने उमड़ चला आया था। अकेडमी से ट्रेनिंग मुकम्मल करने और पासिंग आउट परेड के बाद मैं इनसे मिला तो इनकी आंखों की चमक दो चंद हो गई। बेख्तियार मुझे गले लगाते हुए बोले, बेटा, मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मेरा अधूरा मिशन पूरा करोगे। हम इकट्ठे ही गांव आए थे, जहां तपती दोपहर में हमारे कस्बे के छोटे से स्टेशन के कोने में रखी लोहे की बेंच पर मेरी माँ बरगद की ठंडी छाया बनी बैठी थी। गाँव के और लोग भी आए थे। ट्रेन से उतरते ही बेख्तियार मेरे कदम माँ की तरफ उठे और जब मैं माँ की ममता भरे सीने से लगा तो ट्रेनिंग की सारी सख्तियाँ भूल गया, सफ़र की सारी कुल्फत भूल गया। मेरा शेर कहकर मेरी अम्मी ने मेरे माथे पर भरोसा दिया और हम जलूस की शक्ल में गाँव वापस आ गए। 20 दिन तो दूरों नज़दीक देहात में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ दावतें खाने में कट गए थे। फिर मुझे ख़ास कोर्स के लिए जाना पड़ा, जिसकी तकमील के फ़ौरन बाद ही मुझे मशरिक़ी पाकिस्तान जाने के अहकामात मिल गए। जहाज़ में सवार होने तक मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ रहे और जब जहाज़ की रवानगी का ऐलान हुआ तो उन्होंने गर्मजोशी से बगलगीर होकर मेरे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मेरी तरफ देखे बगैर वापस चले गए। दौरान तरबियत उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कुछ ऐसा जज्बाती हो जाता है कि एक दूसरे से अलग होने के कुछ अरसा तक दोनों अपने अंदर एक खिला महसूस करते हैं। और मैं जिस मिशन पर जा रहा था वहाँ से मेरी वापसी के इम्कानात भी बहुत थोड़े थे। अपने हाथों अपने बेटों की तरह अजीज़ शागिर्द को मौत की शाहराह पर गामजन करने के बाद इनके एहसासात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा कुछ वही लोग कर सकते हैं जो उन राहों पर एक दूसरे के संग संग चले हों। ढाका एयरपोर्ट पर हल्की हल्की फुहार ने मेरा इस्तकबाल किया। जहाज़ से उतरते ही सुनहरे देश की हरियाली आंखों में दुराई और एक तरावट और ताजगी का एहसास जिस्म के रुएं रुएं में समा गया। मैंने अपने आप को समेटा। मेरी रेजिमेंट का एक ऑफिसर मेरे इस्तकबाल को मौजूद था। हम अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर हालात हाजरा को ज़ेर बहस लाने के बाद मैं अर्दली की मौइयत में अपने कमरे में आया और बिस्तर पर गिरकर अपने गाँव में जा पहुँचा। उस गाँव में जिसके कोने में हमारा छोटा सा प्यारा सा घर था, जहाँ मेरा शफीक बाप और प्यारी माँ थी और जहाँ मेरे हज़ारों चाव करने वाली मेरी लाडली बहन मेरी राहें तकती रहती थी। फिर मैं गाँव के छोटे से स्टेशन पर आ गया, जहाँ उन सब लोगों ने मुझे अलविदा कही जो मेरे घर वालों के साथ वहाँ आ जमा हुए थे। उन सब की एक ही आरजू थी कि जैसे भी मुमकिन हो मैं उनके पूर्व पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखूं, सुनहरे रेशे की धरती को हर सूरत मैली नज़रों से बचाए रखूं। और अभी मैं उन सब के गले मिल भी ना सका था कि गाड़ी चल दी। वो सब देखते ही रह गए और मैं अनदेखी मंजिलों की तरफ रवाना हो गया। अगले ही रोज़ मैं नई स्पेशल यूनिट से मुंसलिक हो गया था। मैं रोज़ाना इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्टें देखा करता और हर नई फाइल मेरे सामने ऐसे हक़ाइक़ का इंकशाफ करती कि कलेजा मुँह को आने लगता है। अभी तक हमें छावनियों से बाहर निकलने का हुक्म नहीं मिला था, लेकिन मैं अपने तौर पर गश्त के लिए निकल जाता और इस तरह और भी करीब से हालात का जायज़ा लेने का मौका मिल जाता। उन दिनों इंतखाबात की तैयारियां बड़े ज़ोरों पर थी। सियासी हल्टरबाजी अपने अरूज पर थी और सियासी इज्तिमाआत में ऐसे ऐसे नारे सुनाई देते थे जो कभी हमारे वहमो गुमान में भी न थे। ये सुनकर ये कहना बेजाना था कि जब मैं मशरिक़ी पाकिस्तान पहुंचा तो दुश्मन का वार चल चुका था।
क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दुश्मनों ने जिस जांफशानी और तंदी के साथ बंगाली मुसलमानों के जहनों में नफरत के बीज बोए थे, अब उनकी फसल बिल्कुल पक चुकी थी और नफरत की ये फसल हम अपने हाथों काट रहे थे। कितने बदनसीब थे हम, क्या भयानक मजाक किया था कुदरत ने हमारे साथ, कितनी कड़ी सज़ा मिली थी हमें अपने गुनाहों की। मैं दिन रात सोचता रहता और जब कोई राह दिखाई न देती तो सुनहरी देश की सुनहरी लड़ियों में अपने आप को परो लेता। मेरे शब रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे। एक रोज़ जब मैं रात के खाने से फारिग होकर अपने कमरे में पहुंचा तो कर्नल साहब ने मुझे मीटिंग रूम में हाजिर होने का हुक्म दिया। ऐसे अहकाम एमरजेंसी में अक्सर मौसूल होते रहते थे, इसलिए मैंने उसे भी मामूल की आम कार्रवाई समझा। लेकिन मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद पता चला कि इंटेलिजेंस के इतला के मुताबिक ढाका से कुछ फासले पर एक गांव में तखरीबकारों ने एक अड्डा कायम कर रखा था और वो इतनी ताकत हासिल कर चुके थे कि जल्द ही फौज से टक्कर लेने वाले थे। कर्नल साहब ने हमें यह भी बताया कि जब हमें ये इतला मिली तो हमने शाम ही को एक कंपनी उस गांव से करीबन 5 मील दूर एक मुकाम पर रवाना कर दी, लेकिन अभी तक हमें उस बारे में मज़ीद कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। उन्होंने दीवार पर लगे नक्शे के ज़रिए हमें उस गांव और गिरदोनवा के इलाके का मोहल्ले वकू भी समझाया और फौरी तौर पर एक और कंपनी मेरी कमांड में देकर हमें रवानगी का हुक्म दे दिया। इससे कबल फ़ौज अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी और हमारी हत्युल वसा कोशिश भी यही रही थी कि फ़ौज को आवाम से दूर रखा जाए। हालांकि बाद में इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा, इसलिए कुछ तो इस वजह से और कुछ हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मैंने अली उस सुबह ये ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया। मेरा ख्याल था इस तरह हम दुश्मन के होशियार होने से पहले इस पर काबू पा लेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि फ़ौजी इस्तिलाह में हम रिहायशी बिल्डअप एरिया में जा रहे थे, जहाँ मुकाबले का ख़तरा मोल लेना ठीक नहीं था। इस तरह बेगुनाह शहरियों के मारे जाने का अंदेशा था। आधी रात के बाद मैंने 3 ट्रकों में सवार अपने जवानों को रवानगी का हुक्म दिया। सबसे आगे जीप में मैं इनकी कमांड कर रहा था। हम लोग फजर के वक़्त ऑपरेशनल एरिया के नज़दीक पहुंच गए थे। अब बड़ी सड़क से उतरकर हमें एक ज़ेली सड़क की तरफ मुड़ना था। उस सड़क के दोनों तरफ खेत थे। अभी हम बमुश्किल आध मील ही चल पाए थे कि अचानक एक रॉकेट मेरी जीप के करीब फटा। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगा दी। इसके साथ ही हम पर गोलियों की बारिश होने लगी। रॉकेट लॉन्चर की आवाज़ इनमें नुमाया थी। जवान बड़ी फुर्ती से छलांगे लगाकर नीचे आ गए थे और एक ट्रक की आड़ लेते अगले हुक्म के मुंतजिर थे। फायरिंग करने वालों का कहीं कोई निशान दिखाई नहीं देता था। जबकि फायरिंग हम पर मुसलसल हो रही थी, सबसे पहले मेरी नज़र जीप पर पड़ी। ड्राइवर ड्राइविंग स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। जीप का अगला हिस्सा उड़ चुका था और पीछे बैठे दोनों जवान भी शहीद हो चुके थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि जीप के नज़दीक फटकने का तसव्वुर भी मुहाल था। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग का यह मतलब था कि दुश्मन के पास वाकई अच्छे खासे हथियार मौजूद थे और वो हमारे नज़दीक मौजूद थे। मैं खेत के अंदर ही अंदर भागता हुआ अपने महफूज साथियों तक पहुंचा और उन्हें हिदायत देकर पोजीशन संभालने का हुक्म दिया। अभी तक हमने अपने दफा में एक गोली भी नहीं चलाई थी, क्योंकि हमलावर दिखाई नहीं दे रहे थे और हम खामखा गोला बारूद फूंकने की अयाशी के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे। तकरीबन 10 मिनट तक यही सूरत हाल रही। फिर इंटरमिटेंट फायर आने लगे। रुक रुक कर गोलाबारी से मैंने यही समझा कि अब दुश्मन उसकी आड़ में भागने का मंसूबा बना रहा है। मेरे 3 जवानों की शहादत ने मेरे ही नहीं तमाम दस्ते के तन बदन में आग लगा दी थी। हमारी फौज का मजाज जरा मुख्तलिफ किस्म का था। अपने जवानों की शहादत या अचानक हमला होने पर इनकी धड़कनें रुका नहीं करती, अलबत्ता उनके खून में अंगारे ज़रूर भर जाते हैं। तमाम जवानों के जज्बात का मुझे एहसास था, लेकिन जंग में सबसे बड़ी हिकमत अमली होती है। मैंने अपनी कंपनी हेडक्वार्टर को मुतला करने और इनसे मदद मांगने की बजाय अपनी मामूली असले के साथ दुश्मन से टकराने का फैसला कर लिया। मशरिकी पाकिस्तान में आते ही मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि जंग मोराल से लड़ी जाएगी और हमारी इनफरादी शुजात ही हालात का रुख बदल सकती है। खामखा छोटी छोटी बातों के लिए मुंह उठाकर हेडक्वार्टर की तरफ देखना गलत था। मैंने जवानों को इकट्ठा करके 3 दस्ते तरतीब दिए। हमारे पास सिर्फ 3 मशीन गन्नें थीं, बाकी असला आम किस्म का ही था। हर दस्ते को एक मशीन गन देकर मैंने 2 दोस्तों को दोनों पहलुओं से गांव के गिर्द घेरा डालने का हुक्म दिया और तीसरे दस्ते की कमान खुद संभाल कर दुश्मन पर बराह रास्त हमला करने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। हमने चौथी सिमत में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। इस तरह दुश्मन हमारी तादाद के मुतल्लिक धोखा खा सकता था। इसके अलावा उसे अपने मुहासरे में आ जाने का एहसास भी रहता था। गाड़ियों की हिफाजत के लिए एक हवालदार की जेर कमान 4 जवानों को मैंने इर्द गिर्द छुपा दिया था। यह रास्ता क्योंकि बड़ी सड़क यानी शहर की तरफ जाता था, इसलिए इस तरफ से दुश्मन के फरार होने के इम्कानात कम ही दिखाई देते थे। अगर कोई बदबख्त इस तरफ आ भी जाता तो घात में बैठे जवानों से बच निकलना मुमकिन न था। जल्द ही हमने नीम दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक दस्ता तो लंबा चक्कर काट कर गाँव के पिछली तरफ पहुँच गया था
और दूसरा कुछ फासले से दाएं तरफ, जबकि मैंने बाएं तरफ से दुश्मन के करीब होते हुए इसे अपनी तरफ उलझाए रखा ताकि बाकी जवान तरतीब में आ जाएं। अपनी अपनी जगह पहुंचकर हमने मिलाप किया और मैंने फायरिंग का हुक्म दे दिया। इस दौरान हमने अपने टारगेट नोट कर लिए थे। हमलावर ज़्यादा तरबियत याफ्ता नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने गांव के एक कोने में बने 2-3 मकान पर ही मोर्चे बना रखे थे। अगर वो सारे गांव में फैले होते तो उन्हें कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता है। फायरिंग की आवाज़ और लड़ने वालों के नारों ने गांव के लोगों को खासा खौफजदा कर दिया था और वो घरों से निकलकर खेतों की सिमत भाग रहे थे। इस तरह अफरा तफरी की हालत में चंद देहाती तखरीबकारों का निशाना बन गए। ये सूरत हाल देख कर मैंने अपने सूबेदार और चंद जवानों को गांव में दाखिल होने का हुक्म दिया ताकि वो लोगों को मुनज़्ज़म शक्ल में महफूज मकामात तक पहुंचा सकें। सूबेदार साहब की कमान में ये जवान अपनी जानें हथेली पर रखकर आग में कूद पड़े। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को हिदायत दी और गांव की इस सिमत से जो अभी तक तखरीबकारों से महफूज थी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये बड़ा इंतहानाक मंजर था। चीखती चिल्लाती औरतें जिनके बच्चे पीछे रह गए थे फरियाद करती तो दिल दहल जाता। मेरे जवान बच्चों को खुद गोद में उठा उठा कर इन तक पहुंचा रहे थे। तखरीबकारों के पास असला और गोला बारूद की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। अब तक मैंने चार्ज नहीं किया था और उन्हें अपनी तरफ उलझाए रखने की हद तक ही हम इन पर फायरिंग कर रहे थे। अब पू फटने लगी थी। जाने किस तरह इन लोगों की नज़र इस सिमत चली गई जिधर से मेरे जवान देहातियों को महफूज मकाम की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने एक लाइट मशीन गन का मुंह इस तरफ फेर दिया और चंद ही सेकंड बाद 5-6 देहाती खून में नहाते दिखाई दिए। ये कैसे हुर्रियत पसंद है जो अपने ही लोगों के खून से होली खेल रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। बेगुनाह सिविलियन हमारी आंखों के सामने मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मैंने तमाम एहतियातें बलाए ताक रख कर पिछले और बाएं सिमत वाले दस्तों को फायरिंग तेज करने का हुक्म दिया और अपने जवानों के साथ खुद भी चार्ज कर दिया। मेरे दस्ते की वाहिद मशीन गन जो किसी हद तक महफूज जगह नस्ब थी हमें एक तरह से कवर फायर मुहैया कर रही थी, जबकि जवान मेरे दाएं बाएं क्रॉलिंग करते इस सिमत से आगे बढ़ रहे थे जिधर से हमने देहातियों को बाहर निकाला था। सूबेदार साहब ने मौके की नज़ाकत को खूब संभाला। 2 जवानों ने लोगों को दीवारों की ओट में बिठाकर इनके सामने मोर्चा जमा लिया। खुद सूबेदार साहब बाकी जवानों के साथ मकानों की छतों और मुंडेरों से तखरीबकारों पर फायरिंग करने लगे थे। मेरे साथी मेरे पीछे पीछे गांव के कच्चे पक्के मकानात की आड़ लेते तखरीबकारों की सिमत बढ़ रहे थे और वो लोग ऊंचाई पर होने की वजह से हमसे बरतर पोजीशन में तो थे, लेकिन हमने हिकमत अमली ही ऐसी इख्तियार की थी कि वो इस एडवांटेज का कोई फ़ायदा हासिल न कर सके। मैंने अपने जवानों को बिखरने और महफूज आड़ के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तकरीबन आध घंटे की खूनरेज जंग के बाद तखरीबकारों के 50-60 आदमी खेत रहे और 80 के करीब हमने गिरफ्तार कर लिए। भारतीय प्रोपेगेंडे ने फिजा मसमूम कर रखी थी। खसूसन फौज से अवाम की नफरत के मुजाहिरे तो अक्सर देखने को मिला करते थे, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। देहातियों ने तखरीबकारों की बर्बरियत का मुजाहिरा देख लिया था और ये भी वो देख चुके थे कि हमने उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मेरे 6 जवान जख्मी थे और एक मार्के में शहीद हो चुका था। ये जवान एक बच्चे को फायरिंग रेंज से बचाने के लिए लपका था कि तखरीबकारों की एक गोली इसके ऐन दिल पर लगी और वह जिंदा व जावेद हो गया। लोग तखरीबकारों की तिक्का बोटी करने पर तुले हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमने बिछड़े हुए हजूम से गिरफ्तार शुदगान को निकाला और अपने शहीद और जख्मी साथियों के हमरा ट्रकों की तरफ जाने लगे। अभी हम गाड़ियों तक पहुंचे ही थे कि मेरे सेकंड इन कमांड ने जल्दी से दूरबीन मेरे हाथ में पकड़ाकर एक सिमत इशारा किया। मैंने दूरबीन आंख से लगा ली। गांव से कुछ फासले पर नदी बहती थी। उसके किनारे किनारे मैंने फौजी वर्दी में किसी को लड़खड़ाते हुए अपनी सिमत बढ़ते देखा। मैं सोचने लगा कि कौन हो सकता है। मेरे जहन में कल शाम रवाना होने वाली पार्टी ज़रूर थी जो कंपनी हेडक्वार्टर से हमारी रवानगी तक वापस नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद थी कि हमारे जाते ही वो लोग आ गए होंगे या मुमकिन है गिरफ्तार शुदगान के साथ उन्होंने रात को सफ़र करना मुनासिब न समझा होगा और सुबह आने का इरादा किया होगा। फिर ये कौन था? मुख्तलिफ ख्याल और वसवसे मेरे दिमाग में सर उठाने लगे। मैंने खुद आगे बढ़कर हालात जानने का फैसला किया। मेरे हमरा 3 जवान थे। हम लोग भागते हुए इसकी सिमत बढ़े। किसी मुमकिन खतरे के पेश नज़र हमारी उंगलियां ट्रैगर पर थीं। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले के नकूश वाजे होने लगे। यह पाकिस्तानी फ़ौज का जवान था और इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था जो कल शाम तखरीबकारों की सरकोबी को रवाना हुई थी। हमें देखते ही वो रुक गया। इसकी वर्दी खून आलूद और भीगी हुई थी। वो इतना जख्मी था कि ठीक तरह चल भी नहीं सकता था। सूरत हाल कुछ जानी पहचानी दिखाई दी। फिर अचानक जैसे मेरे जहन को जोर सा झटका लगा। मेरे सामने मुनीर खड़ा था। मुनीर मेरे साथ के गांव का रहने वाला एक नाइक था और शादी से सिर्फ 5 रोज़ कबल इसे हंगामी हुक्म मौसूल हुआ था कि अपनी कंपनी के साथ मशरिक़ पाकिस्तान पहुंचे। इसका चेहरा धूल से हटा हुआ था। वो एक बारगी लड़खड़ाया और गिर पड़ा
मुनीर मुनीर मैंने बेख्तियार नीचे झुककर उसे उठाना चाहा और उस असना में दूसरे जवान ने अपनी छागल इसके मुंह से लगा दी। मुनीर ने मुझे पहचान कर कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन हम दोनों डिसिप्लिन के पाबंद थे, फौजी थे ना। इसने मेरे कंधे पर लगे स्टार देखकर बजाय मेरा नाम लेने के मुझे सर से मुखातिब किया। सर, हम घेरे में आ चुके हैं, सेट काम नहीं कर रहा। मैं बड़ी मुश्किल से इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसमें बोलने की सकत भी बाकी नहीं रही थी। मशरिक़ पाकिस्तान नदी नालों, जंगलों और दलदलों और खाइयों का देश था। यहाँ कदम कदम पर राब्ते की ज़रूरत रहती थी। इलाके के मुतल्लिक मालूमात रखने वाले चंद गुरीले इलाके से नवाकिफ सैकड़ों फौजियों को घेर कर मार सकते थे। ये पार्टी भी किसी मैदानी जंग में नहीं बल्कि हमारी तरह इतला मिलने पर तखरीबकारों को गिरफ्तार करने गई थी, मगर खिलाफ तवक्का दुश्मन की ताकत इनके अंदाजे से कहीं ज़्यादा निकली। मैंने फ़ौरन अपने साथी को हिदायत देकर पीछे रवाना किया और ख़ुद ज़मीन पर बैठकर मुनीर के सीने पर लगे गहरे घाव का जायज़ा लेने लगा। इतने गहरे जख्म के साथ इसका यहाँ तक पहुँच जाना किसी मौजज़े से हरगिज़ कम नहीं था। मैंने अपनी फील्ड पट्टी खोलकर इसके सीने पर बांधनी चाहिए तो नायक मुनीर ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। देर हो गई सर, खुदा का शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। इधर गांव में सबको मेरा सलाम पहुंचा देना। मेरी बात से कहना उसके बेटे ने पीठ नहीं दिखाई और मेरी मगेतर सोगरा से, मगर वो अपनी बात पूरी न कर सका, इससे बोला ही नहीं जा रहा था। होश करो मुनीर कहते हुए मैंने झुककर इसके सीने के गिर्द पट्टी लपेटनी चाहिए, लेकिन इसने सच कहा था, देर हो चुकी है। इसे तो कुदरत ने सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए ज़िंदा रखा था। जब इसे इत्मीनान हो गया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और पैगाम आगे पहुंचा चुका है तो जान जाने आफरीन को सौंप दी। आखिरी लम्हात में वो आहिस्ता आहिस्ता शायद कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। बेख्तियार मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने एक नज़र इस पर डाली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपने मातहतों के सामने अफसर बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं किया करते। मुझे रह रहकर एक ही बात का गम खाए जा रहा था कि इसे आखिरी बात मुकम्मल करने की मोहलत न मिल सकी। जब उसके घर वाले मुझसे इसकी शहादत की दास्तान सुनेंगे तो मुझे इसके एक एक लम्हे की कहानी उन्हें सुनाना पड़ेगी। अगर कभी ज़िंदगी में सुगरा का सामना हो गया तो उसे मुनीर का अधूरा पैगाम कैसे दूंगा, क्या बताऊंगा उसे। मुनीर की लाश देखकर मेरे जवानों की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले वो तखरीबकारों के हाथों निहत्ते देहातियों की मौत का मंजर देख चुके थे। खुद मेरी भी हालत उनसे मुख्तलिफ न थी। मैंने गिरफ्तार शुदगान, शोहदा और ज़ख्मियों को पीछे ले जाने का हुक्म दिया। कंपनी हेडक्वार्टर को ताज़ा तरीन हालात से मुतला किया और अपने जवानों को लेकर आगे बढ़ने लगा। तखरीबकारों ने घेरे में आई हुई कंपनी की मुमकिन इमदाद का रास्ता रोकने के लिए गाँव के करीब बहने वाली नदी का पुल उड़ा दिया था। हमने नदी असले समेत तैर कर अबूर की और दौड़ते हुए इस गाँव की तरफ बढ़े। खेतों में काम करने वाले किसान हमें देखकर तितर बितर हो गए। मुझे यकीन था कि इनमें भी तखरीबकारों के साथी मौजूद हैं। मेरे जवान मिलकर एडवांस कर रहे थे। जिस गांव की तरफ हम जा रहे थे वो अवामी लीग का गढ़ था और यहाँ का हर फर्द दुश्मन के बहकावे में आकर हमारे खून का प्यासा हो रहा था। मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक गाँव के बाहर खेतों में छुपे तखरीबकारों ने अचानक हम पर फायर खोल दिया, लेकिन मैंने प्लान के मुताबिक सूबेदार साहब की कमान में कुछ जवान यहाँ छोड़े और बाकी साथियों को निकाल कर आगे ले गए। गाँव के बाहर ही मैदान कारजार से फायरिंग की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरे जवानों ने जोशे गज़ब से नारे तकबीर बुलंद किया तो घेरे में आए हुए जवानों ने भी अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से जवाब दिया। हमारी आमद ने इनके हौसले दो चंद कर दिए थे। इनकी तादाद 15 थी, जिनमें से 6 तो जामे शहादत नोश कर चुके थे। बाकी दुश्मन के मुकाबले में डटे हुए थे, मगर वो सब के सब जख्मी थे, जिनके मुकाबले में तखरीबकारों की तादाद 60-70 के करीब थी। मैंने बड़ी होशियारी से अपने जवानों को मुख्तलिफ टोलियों में बांट दिया था। वो बारी बारी मुख्तलिफ अतराफ से नारे बुलंद करते ताकि दुश्मन इनकी तादाद के मुतल्लिक धोखे में रहे। मैंने हरकत की फौजी चाल अपनाई थी। इसमें होशियार कमांडो अपने दस्तों को तेज़ी से इस तरह हरकत देते हैं कि दुश्मन इनकी तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। मुझे अपने शेरों की सलाहियतों पर एतमाद था। तीनों लाइट मशीन गन्ने पोजीशन बदल बदल कर मुख्तलिफ मकामात से आग उगल रही थी और सिर्फ 20 मिनट के मार्के के बाद हमने घेरे में आए हुए ज़ख्मी जियालों के लिए रास्ता बना लिया था। वो पीछे हटते हुए हमसे आ मिले। तखरीबकारों के हौसले पस्त हो चुके थे। अब वो भागने के मौके तलाश कर रहे थे, मगर मेरे जवानों ने तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी। दूसरी तरफ कंपनी हेडक्वार्टर में मेरा पैगाम वसूल होते ही एक ताज़ा दम दस्ता बड़ी तेज़ रफ्तारी से हमारी तरफ भेज दिया गया। तकरीबन 1 घंटे की लड़ाई के बाद जब हमने नए आने वाले जवानों से हमारे साथ मिलकर चार्ज किया तो बचे कुचे तखरीबकारों ने हथियार डाल दिए। मेरी दरख्वास्त पर हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल कोर भी वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि घेरे में आने वाले जख्मियों की हालत खासी ख़राब थी। शदीद जख्मियों को हमने फील्ड अस्पताल में भेज दिया।
और बाकी जख्मियों को स्ट्रेचरों पर डालकर हम तकरीबकारों के हमरा जुलूसों की शक्ल में वापस रवाना हो गए। वापसी के लिए हमने दूसरा रास्ता अपनाया क्योंकि जख्मियों और तकरीबकारों के साथ नदी अबूर करना ठीक नज़र नहीं आता था। इस मरतबा एक हेलीकॉप्टर भी हमारे आगे आगे बतौर ओपी परवाज कर रहा था। दोपहर तक हम हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। यूं तो मशरिकी पाकिस्तान में तकरीबकारी के वाक़यात इससे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन उससे कबल वो ये हमले छुप छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते हैं और कभी किसी को खुलकर सामने आने की जुर्रत न हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाका के गिरदोनवा में तकरीबकारों की पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल कर रख दिया था। ताहम जो क़ियास आराइयाँ थी वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थी। हम आतिश फिशा के दहाने पर खड़े थे और वो अब फटने को बिल्कुल तैयार थे। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते ही मुनीर के वालिदैन को भी उसकी शहादत के बारे में ख़त लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फ़र्ज़ नहीं था और ना ही मैं बादल नखास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावकार शहादत ही हुआ करती है। वो खुशनसीब लोग थे जो सुरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुँचे। हम फौजी शहीदों की मौत पर नोहे नहीं पड़ा करते, ना ही तारीफ़ करते हैं। हमें इल्म है वो इन तमाम तकल्लुफ़ात से बेनियाज हैं, लेकिन वो जो एक अनदेखा अनजाना रिश्ता हमारी इन जंजीरों की शक्ल में एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है, उनकी सदाकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुझे मुनीर के बचपन की संग का ख्याल आता जिसने 5वें रोज़ सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए आंखों में जाने क्या क्या सपने सजाए उसकी मुंतज़िर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर से ख़त में मैंने उनके जियाले की दलेराना शहादत की इतला देते हुए उन्हें खुशबख्त गर्दाना और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कमाल इनकसारी से दुआएं की। मैंने उन्हें यह भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है और इन्हें मैं गाँव आकर उसके लम्हे लम्हे की कहानी सुनाऊंगा। शोहदा की लाशें ताबूतों में बंद करके उनके सामान समेत उनके घरों को रवाना कर दी गई। अगले चंद रोज़ तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताले में ही गुजर गए और आखिर एक शाम मेरे लिए वो हुक्म आ गया जिसकी खसूसी तरबियत देकर मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारी इतला के मुताबिक जैसोर के नज़दीक एक ऐसे फ़ौजी कैंप का सुराग मिला था जहाँ से तकरीबकारों को ट्रेनिंग देकर मशरिकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। इंटेलिजेंस ने यह भी बताया था कि जिस मकाम पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ इनके गोला बारूद के खासे ज़खायर भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दर हकीकत मैं अपने सही मिशन पर अब पहली बार मामूर हो रहा था। एक जहाज़ मुझे मंजिल की तरफ ले गया। हम जैसूर के करीब एक फ़ौजी अड्डे पर उतर गए जहाँ से एक तेज़ रफ्तार जीप मुझे सरहदी पोस्ट पर ले आई। यहाँ एक कर्नल और SSG कमांडोज़ के एक कैप्टन अपनी कंपनी के जवानों के साथ मेरे मुंतज़िर थे। कर्नल तो थोड़ी देर बाद रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे और कैप्टन को हमारे मिशन से पूरी तरह आगाह कर दिया था। जाते जाते उन्होंने एक मरतबा फिर मेरी तरफ बगौर देखा, कंधे पर हाथ रखा, गुड लक माई बॉय, और आहिस्ता से खुदा हाफिज कहते हुए पोस्ट से बाहर निकल गए। रात के पिछले पैर हम लोग वाइल्ड लाइन पर पहुंच गए थे। सरहद पर पहुंचकर कैप्टन साहब ने हमें हिदायत दी। एक गहरी नज़र हम सब पर डाली और मूव का हुक्म देकर आगे आगे चल दिए। उनके पीछे 3 जवान थे और आखिर में हम सब अपनी तरबियत के मुताबिक एक दूसरे से फासला रखकर और सीधी कतार में चल रहे थे। आर्मी की इस्तिलाह में ये हसास इलाका सेंसिटिव एरिया था। सरहदों का तसव्वुर मिट चुका था। रोज़ाना दोनों अतराफ से दर्जनों पार्टियां एक दूसरे के इलाके में घात लगाने जाया करती थीं। हर रोज़ भारतीय एजेंट असला और प्लान लेकर मुकामी गद्दारों से राब्ते कायम करते थे। ऐसे इलाके जहां दुश्मन के कमांडोज़ का हमला मुतवक्के हो, अमूमन कुछ ज़्यादा ही कैमोफ्लेज रखे जाते थे। इसकी एक वजह तो शायद जंगी हिकमत अमली हो, लेकिन ज़्यादातर ख़तरा पेट्रोल पार्टियों या एयर अटैक का होता है। हमारी इतलात के मुतल्लिक यहाँ दुश्मन मकामात पर दुश्मन ने ज़मीन दोस्त सुरंगें यानी माइंस बनाई हुई थी। कमांडोज़ मौत से नहीं डरा करते, लेकिन मिशन अधूरा छोड़कर मरना भी पसंद नहीं करते। रात के अंधेरे में बेहतियाती से माइंस पर पाँव पड़ जाए तो अपने ही पर खच्चे नहीं उड़ते। इसके साथ ही दूर दराज धमाके से सोया हुआ दुश्मन भी बेदार हो जाता है और चंद कमांडोज जो घेरे में आ चुके होते हैं सिवाय इनके और कुछ नहीं कर सकते कि बहादुरी से बेबसी की मौत मर जाएं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।